अध्याय 333 अप्रत्याशित। जब अनुराग रोहित को एक अस्थायी रूप से लगाए गए तंबू में लाया तो उन्होंने देखा कि कपिल, वह बच्चा, वहीं बैठा था, एक मोबाइल गेम खेलने में तल्लीन था। तुम डरपोक, ये कैसी हिचकिचाहट है? मेरे साथ हमला करो, टॉवर में घुस जाओ, हम इस दौर में उन्हें बाहर कर सकते हैं। धत तेरे की, मैं यहाँ अकेले 3 से मुकाबला कर रहा हूँ जबकि तुम कूड़ेदान खेती में व्यस्त हो। अगर तुम्हें खेती इतनी पसंद है तो तुम बॉट्स के खिलाफ क्यों नहीं खेलते? बकवास खाओ, अगली बार मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। गेम खेलते हुए कपिल अविश्वसनीय रूप से गुस्सैल था और लगभग 10 साल का बच्चा, ऐसा लग रहा था कि किसी की राय की परवाह नहीं करता, न आकाश की और न पृथ्वी की। विश्व उगल रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उसके साथी खिलाड़ी ऐसे पेशेवर गंदी बातें करने वाले को कैसे बर्दाश्त करते थे। कपिल, रोहित यहाँ है, अनुराग ने उसे याद दिलाने के लिए आवाज़ दी। चुप रहो, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ? कपिल ने बिना ऊपर देखे पलटवार किया। अनुराग वयस्क था और स्वाभाविक रूप से एक बच्चे के स्तर तक नहीं गिरेगा। उसने मुड़कर कहा, रोहित, कपिल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अलीपुर शहर की घटना को हल नहीं किया जा सकता है तो तुम्हें निकासी के दौरान कपिल को जीवित रखना सुनिश्चित करना होगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अन्यथा वे उसे इससे बाहर रखने के लिए तैयार होते हैं ना? रोहित ने शांत होकर कहा, अगर हम अरूप गुप्ता के तर्क से चलें तो जब तक अलीपुर शहर में अलौकिक घटना को हल किया जा सकता है, इस छोटे से बच्चे का बलिदान करना शायद लायक है। अनुराग ने रोहित के शब्दों के पीछे का अर्थ पकड़ा। जब तक रोहित अलीपुर शहर की घटना को हल कर सकता था, कपिल का जीवित रहना अब महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरे शब्दों में, रोहित की नज़र में कपिल अपरिहार्य नहीं था। लेकिन जीत का परिणाम सबसे अच्छा है। आखिरकार आप व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं, आप घोस्ट आई रोहित की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहेंगे, है ना? अनुराग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, साथ ही रोहित की चापलूसी भी कर दी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक वयस्क के रूप में एक बच्चे की रक्षा करना आवश्यक है। हालांकि मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कपिल को अक्षुण्ण वापस लाऊंगा। रोहित ने अपना संयम बनाए रखा, बस उसकी ओर देखते हुए, अलौकिक घटनाओं के सामने कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं भी फिसल सकता हूँ। अगर वरिष्ठ चिंतित हैं तो वे कपिल को वापस बुला सकते हैं। रोहित, आपको मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने पहले ही यह समर्थन योजना स्थापित कर दी है। हम इसे अचानक कैसे बदल सकते हैं? अनुराग ने सिर हिलाया, ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। अगर कपिल की निकासी के कारण उन्हें गंभीर झटका लगा तो वह 100 बार फांसी दिए जाने पर भी इसका प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में बातचीत बंद करते हैं। मेरे लिए एक वाहन तैयार करो, एक पिकअप सबसे अच्छा होगा, शवों को लोड करने के लिए सुविधाजनक। साथ ही सीजर होटल और आसपास के क्षेत्र को सील कर दो, किसी को भी प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोक दो। शहर के ऊपर तैरते हुए उन सिरों पर कड़ी नज़र रखो और समय पर सभी पीड़ितों की पहचान करने के लिए एक चेहरे की पहचान रिपोर्ट संकलित करने का प्रयास करो। अगर अज्ञात पहचान वाला कोई पीड़ित है तो मुझे तुरंत सूचित करो। रोहित ने किसी भी अन्य भावना को त्याग दिया, तुरंत सख्त और गंभीर आदेश दिए। मैं अभी इसे संभालने जाता हूँ, अनुराग ने तुरंत जवाब दिया। क्या आपको और कुछ चाहिए? अभी नहीं, अगर हुआ तो मैं अपने ऑपरेटर को आपको सूचित करने के लिए कहूँगा, रोहित ने जवाब दिया। तो मैं अभी इस पर काम करता हूँ। अनुराग मुड़ा और तेजी से चला गया। रोहित फिर कपिल के पास गया, जो अभी भी अपने मोबाइल गेम में तल्लीन था, उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा, खेलना बंद करो, काम शुरू करने का समय आ गया है। तुम हो कौन? कपिल ने जैसे ही उसका फ़ोन छीना गया, गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने रोहित को देखा तो वह पीछे हट गया। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिछली बार जयपुर शहर में बच्चा रोहित से काफ़ी भयभीत लग रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्यों। यह जरूरी है, इसलिए बेशक मुझे जल्दी आना पड़ा, रोहित ने कहा। तुम जयपुर शहर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं देखना चाहते, है ना? साथ ही कौन जानता है कि तुम्हारे गेम खेलने के दौरान जयपुर शहर में कितने निर्दोष लोग मर गए होंगे। तुम इतने धर्मी कब से बन गए? कपिल बड़बड़ाया। हालांकि वह सिर्फ एक बच्चा था, उसे विश्वास नहीं था कि रोहित इतना जिम्मेदार और महान व्यक्ति था। उसे याद था कि रोहित ने जयपुर शहर में बैठक के दौरान उस घोस्ट डोमेन हैंडलर नामक रंजन को कैसे पकड़ा और बेच दिया था। रोहित ने कहा, चूंकि मैंने ये कार्य स्वीकार कर लिया है तो टालमटोल करना केवल शर्मनाक है। अन्यथा मुझे इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने वादों को निभाता है। जब से मैंने शुरुआत की है, मैं ईमानदार और निष्पक्ष रहा हूं। ये सिर्फ एक औपचारिक बात थी, लेकिन वह गलत नहीं था।
बेशक उसका वास्तविक लक्ष्य पिंकू की स्थिति को तेजी से हल करना था, ताकि उस घोस्ट डोमेन के वानर को मजबूत होने का समय न मिले। निरर्थक बकवास बहुत हो गई, कपिल ने उसे काट दिया। जिम्मेदारी और जान बचाने के बारे में वह सब बकवास मैंने बहुत सुना है। ये बस भूतों का शिकार करने के लिए एक टीम बनाने के बारे में है। मैं जरा भी डरा नहीं हूँ, चलो चलते हैं। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ, अपने हाथ से शानदार ढंग से इशारा किया, बात करते हुए जोश से भरा हुआ था। क्या मुझे तुम्हें जवान और अक्खड़ कहना चाहिए, या अज्ञानता वास्तव में परम सुख है? रोहित को लड़के का उत्साह मज़ेदार लगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जो गेम खेलने और लेवल अप करने जा रहा हो। मुझे नहीं पता कि जवान और अक्खड़ क्या होता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जीतने वाले सब कुछ ले जाते हैं, कपिल ने फुसफुसाया। भाई शोंग यहाँ हैं, सभी राक्षस और भूत मरे हुए के समान हैं। यह मत कहना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। चाहे कुछ भी हो, बस मेरे साथ चिपके रहो और मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ, रोहित ने कहा। अगर स्थिति बदलती है तो वह इस भालू बच्चे को सीधे अलीपुर शहर से बाहर भेजने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग कर सकता है। लेकिन बाहर निकलने की रणनीति होने पर भी रोहित यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह पूरी तरह से अछूता रहेगा। मैं समझता हूँ, कपिल ने उसकी ओर देखा, असामान्य रूप से बिना किसी खंडन के। इस क्षण अनुराग वापस आया, कार तैयार है और सीजर होटल के आसपास का क्षेत्र पहले से ही सतर्कता पर है। मृतक की पहचान का सत्यापन पहले से ही चल रहा था और हमें कुछ दिनों में परिणाम मिलने चाहिए। अच्छा, तो चलते हैं, रोहित ने सिर हिलाया। क्या आपको एक ड्राइवर चाहिए? आप अलीपुर शहर से परिचित नहीं हैं, अनुराग ने अचानक पूछा। जरूरत नहीं है, कपिल और मैं जाएंगे, रोहित ने बिना मुड़े जवाब दिया। वह अब अजनबियों के साथ संपर्क को यथासंभव कम करने की कोशिश करने लगा। जल्दी से एक पिकअप ट्रक चलाते हुए रोहित नेविगेशन पर निर्देशों का पालन करते हुए कपिल के साथ सीधे अलीपुर शहर के सीजर होटल की ओर बढ़ गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह भूत वास्तव में उस होटल में छिपा हुआ है? सड़क पर कपिल ने खिड़की नीचे की और आसमान को घूरने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। कोई अभी भी हवा में भटकते हुए तैरते हुए सिरों को देख सकता था, हर जगह वॉन्डरर्स। तैरते हुए सिर गुब्बारा की घटना और सुनीता का होटल से लापता होना एक ही अलौकिक घटना नहीं हो सकती है। आखिरकार सुनीता का सिर इस शहर के ऊपर आसमान में प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पहले इस होटल को सुलझाना होगा, रोहित बड़बड़ाया। मुझे पता है, तुम उस सुनीता को पसंद करते हो, उसे बचाना चाहते हो। मैंने सोचा था, पिछली बैठक के दौरान सुनीता तुम्हें लगातार देख रही थी। ये स्पष्ट था कि तुम दोनों के बीच कुछ था, कपिल ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी मां के साथ अंधे डेट पर नहीं जाना चाहते थे। पता चला कि तुम वर्दी वाली महिलाओं में रुचि रखते तारांकन हो। तुम जैसा छोटा बच्चा क्या जानता है, रोहित ने शरारत में उसके माथे पर थपथपाया। मैं सब जानता हूं, तुम वयस्कों के वे गंदे विचार अनुमान लगाने में आसान होते हैं, कपिल ने हट से जवाब दिया। रोहित इस भालू बच्चे के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था, कहीं यह उसकी अपनी सोचने की प्रक्रिया को बाधित न कर दे। चून की सड़क पर पहले ही यातायात नियंत्रण लागू कर दिया गया था, इसलिए उन्हें अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। काफी जल्दी उसने एक यूरोपीय शैली की विलासितापूर्ण इमारत को नजर में आते देखा, जो कई पुलिस लाइनों से घिरी हुई थी। किसी भी वाहन या पैदल यात्री को प्रवेश करने या बाहर निकलने से मना किया गया था। सुनीता इस होटल में मुश्किल में पड़ गई थी। होटल में समस्याएं नहीं हो सकती थीं, जिससे संगरोध सबसे विवेकपूर्ण उपाय बन गया। इसके अलावा संदिग्ध तैरते सिर गुब्बारा की घटना इस होटल से शुरू हुई थी। ब्रेक की आवाज़ तीखी हुई। रोहित का पिकअप सीधे होटल के प्रवेश द्वार पर आ गया। एक बॉडी बैग ले जाते हुए और कपिल के साथ कार से बाहर निकलते ही उसने होटल की सीढ़ियों पर बैठे दो लोगों को देखा, जो एक अस्पष्ट मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगे, लेकिन तुम अप्रत्याशित रूप से समय पर हो। क्या तुमने उच्च अधिकारियों को बताया कि तुम हमें मामले से हटाना चाहते थे? क्या तुम सारा श्रेय चाहते हो? तुम कपिल को भी लाए। मुख्यालय वास्तव में पक्षपाती है, 20 के दशक की शुरुआत का एक युवक बोला, जिसका फीका चेहरा अप्रसन्नता का एक संकेत दिखा रहा था। सागर, रोहित का चेहरा गहरा हो गया। फिर वह सीढ़ियों पर खड़े होकर धूम्रपान कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि अनिकेत था, जिसे उसने हांगकांग गांव से बचाया था। जिन दो लोगों को होटल से स्थानांतरित किया जाना था, वे वास्तव में पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। इसका क्या मतलब था? एक पल के लिए रोहित की अभिव्यक्ति उतार चढ़ाव वाली अनिश्चितता की थी। अध्याय 334 अप्रत्याशित। रोहित ने सागर और अनिकेत को देखा, जो यहाँ इंतजार कर रहे थे, और ध्यान दिया कि उनकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी।
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके पास कोई अन्य मकसद था या नहीं। जिस बात की उसे वास्तव में परवाह थी वह ये थी कि क्या इन दोनों लोगों ने उससे मिलने के लिए यहाँ इंतजार करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। क्या इसका मतलब ये था कि उन पर भूत द्वारा हमला किया गया था और उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये ज्ञात है कि एक व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि उसकी याददाश्त बदल दी गई है। एक भूत आपकी याददाश्त को बदल सकता है ताकि आपको एक अच्छा इंसान बना सके और अगले ही पल आपको एक बुरा इंसान बना सकता है। व्यक्तित्व को किसी भी समय बदला जा सकता है। रोहित पहले ही पिंकू के नोट से कुछ पैटर्न को मोटे तौर पर समझ चुका था। इसलिए यदि उन लोगों की यादें जिनके साथ छेड़छाड़ की गई थी अच्छी तरह से छिपाई गई थीं, तो किसी के लिए भी कोई दोष खोजना असंभव होगा। कम से कम रोहित का मानना था कि वह कोई दोष नहीं खोज सकता था। इसलिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण उनसे दूरी बनाना और अलौकिक घटना समाप्त होने तक इंतजार करना था ताकि आराम मिल सके। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रोहित ने गहरी आवाज में कहा, अत्यधिक चौकस। ऐसा लगता है कि हमें यहाँ आने के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। आप इस मामले को अकेले नहीं संभाल सकते। भले ही आपने जयपुर शहर की घटना को हल कर दिया हो, मुख्यालय ने हमें आपका समर्थन करने के लिए यहाँ स्थानांतरित नहीं किया होता अगर ऐसा नहीं होता। सागर ने अपने चेहरे पर अप्रसन्नता के साथ बात की। इसका मेरे कुछ व्यक्तिगत कष्टों से लेना देना है और मुझे उम्मीद है कि तुम दखल नहीं दोगे, रोहित ने कहा। रोहित, मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंतित हो। कप्तान अरविंद ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी है। इस होटल में एक और भूत है, तुम्हारे हाई स्कूल के सहपाठी में से एक। उसकी याददाश्त भूत द्वारा बदल दी गई है और वह अब एक घोस्ट स्लेव बन गया है जो वर्तमान में इस होटल में छिपा हुआ है। अनिकेत पास आया और अपनी सिगरेट का बट फेंक दिया। और मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में चिंतित हो। मैं तुम्हें अभी स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि मेरी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, न ही मुझ पर हमला किया गया है। टीम बनाना हमारे लिए लाभकारी होगा और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। रोहित ने उसकी ओर देखा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है? भले ही तुम्हें अब पता हो कि तुम्हारी याददाश्त ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर भूत ने इसे अभी तक नहीं बदला है और बाद में बदलने का फैसला करता है? इसके बारे में कौन निश्चित हो सकता है? अंत में तुम अब भी हम पर संदेह करते हो, अनिकेत ने कहा। हालांकि ऐसी सोच काफी सामान्य है, तुम लोगों को अपमानित कर रहे हो। अगर हांगकांग गांव की घटना में मेरी गड़बड़ी नहीं होती, जिसने मेरे बचाव के लिए बहुत सारे कर्मचारियों और संसाधनों को बर्बाद कर दिया, तो मैं इस बार यहां आने का स्वेच्छा से अनुरोध नहीं करता। उसने एक गलती की थी और उसके लिए प्रायश्चित करना स्वाभाविक था। एक अलौकिक घटना को हल करना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन क्या तुमने इस पर विचार किया है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो क्या हो सकता है? मैं मारा जा सकता हूं और कपिल भी यहां मर सकता है। अलीपुर शहर में अलौकिक घटना नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और कम से कम 3 या 4 आत्मा हेरफेर करने वालों की याददाश्त बदल दी जाएगी। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि परिणाम कितने गंभीर होंगे? रोहित ने सबसे बुरी स्थिति को आवाज दी। अनिकेत की भौहें तुरंत तन गईं। रोहित के अनुसार अगर इस अलौकिक घटना को हल नहीं किया जा सका तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रोहित, तुम कुछ भी कहो, मैं इस मामले में शामिल रहूंगा। अगर तुम्हें आरामदायक महसूस नहीं होता है तो तुम जयपुर शहर वापस जा सकते हो और कुछ दिनों तक इंतजार कर सकते हो। अगर हम इसे सुचारू रूप से हल नहीं कर पाते हैं तो तुम हस्तक्षेप कर सकते हो। ये स्वीकार्य होना चाहिए, है ना? हालांकि सागर रोहित के प्रति अधिक दोस्ताना नहीं था, फिर भी वह उसका सहकर्मी था, इसलिए वह एक समझौते के साथ आया। रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम कुछ दिनों में विफल होते हो तो मैं अलीपुर शहर नहीं आऊंगा। भूत मुझे लक्ष्य बना रहा है, मैं उसे मजबूत होने के लिए अधिक समय नहीं दूंगा। अगर यह उस बिंदु तक बढ़ जाता है जहां हम स्थिति को हल नहीं कर सकते हैं तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? जो कुछ अंकुश के साथ एक बार हुआ वह पर्याप्त था, दूसरी घटना की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। तुम ठीक क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें बहुत चेहरा दिया है। तुम सक्षम हो, जरूर, लेकिन ये जगह जो तुम चाहते हो उस पर काम नहीं करती। हमें बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देनी होगी, सागर ने कुछ चिढ़ के साथ कहा। यह सरल है, यह मामला मुझे सौंप दो, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा, रोहित ने अपनी मांग स्पष्ट कर दी। तो चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है, सागर ने धीरे से गुनगुनाया। उससे अधिक बहस नहीं करना चाहता था, इसके बजाय मुड़कर कहा, अनिकेत, ऐसा लगता है कि हम इस साथी खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। चलो, हम दोनों ही टीम बनाते हैं। वह अनिकेत के साथ यहाँ इंतजार कर रहा था क्योंकि वे रोहित के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि अधिक लोगों का होना अधिक आश्वासन देने वाला होगा। साथ ही रोहित की क्षमताएं वास्तव में मजबूत थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित उन दोनों से इतना परहेज करेगा।
कुछ देर सोचने के बाद अनिकेत ने कहा, रोहित, अलौकिक घटनाएं कोई मजाक नहीं है, कोई भी यहाँ विफल हो सकता है। नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि तुम हम पर भरोसा नहीं करते तो कैसा रहेगा, एक बार जब हम होटल पहुंच जाते हैं तो हम प्रत्येक अपनी खुद की जांच करेंगे, सीधे संपर्क से बचेंगे और एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगे। बेशक, अगर तुम्हें समर्थन की आवश्यकता है तो तुम हमें किसी भी समय बुला सकते हो। हमारे पिछले संबंध को देखते हुए मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए वहां रहूंगा। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। सागर, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद उसने रोहित के साथ और बातचीत नहीं की और तुरंत सागर के साथ मुड़कर सीज़र होटल की ओर बढ़ गया। रोहित ने देखा कि वे दोनों होटल में गहराई तक जा रहे थे। वह जानता था कि यहाँ चीजें फिर से काफी जटिल हो जाएंगी, लेकिन वह अनिकेत और सागर को रोकने के लिए सीधे बल का उपयोग नहीं कर सकता था। अन्यथा अलौकिक घटना को हल किए बिना खुद को अन्य भूत टैमर्स के साथ लड़ाई में खोजने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा ये दोनों लोग शायद प्रत्येक दो भूतों को नियंत्रित करते थे और कमजोर तिकड़ी नहीं थे। अगर वास्तव में लड़ाई की बात आती है तो रोहित जीत सकता है, लेकिन लागत पर्याप्त होगी। कोई विकल्प नहीं है, मुझे उन्हें जाने देना होगा। ये दोनों बहुत जिद्दी हैं, मैं बस उन्हें होटल में गिरते हुए नहीं देख सकता, या चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। रोहित अचानक थका हुआ महसूस करने लगा। सौभाग्य से अनिकेत ने एक अधिक मध्यम रणनीति सोची। हर कोई अपने खुद के कार्यों पर अड़ा रहता है, एक दूसरे के संपर्क से बचता है, जो स्थायी रूप से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। और एक बार जब कोई असामान्य कुछ करता है तो उसकी पहचान अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है। ये दोनों समस्या पैदा करने वाले निश्चित रूप से समस्याएं पैदा करेंगे। कपिल को भी उनके रवैये से नापसंदगी थी, लेकिन दोनों पुरुष भयंकर थे, इसलिए वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद ही उसने फुसफुसाया, क्या तुमने भविष्य देखा? रोहित ने उसकी ओर देखा। कपिल ने कहा, क्या मुझे भविष्य देखने की जरूरत है? ये दोनों समस्या पैदा करने वाले अनाड़ी आए नंगे हाथों से होटल में घुस रहे हैं। क्या वे हमें कम आंक रहे हैं या वे यहाँ के भूतों को कम आंकते हैं? इसलिए मुझे संदेह है कि उनमें कुछ गड़बड़ी है। उनका समय बहुत अनोखा है और वे बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। रोहित ने सिर हिलाया और आह भरी, लेकिन मैं बस उन्हें लापरवाही से परीक्षण नहीं कर सकता। आखिरकार ये केवल एक संदेह है। अगर मैं गलत हो जाता हूं और एक दृश्य बनाता हूं तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं उनसे डरता नहीं हूं, लेकिन यह मेरे अगले कदमों को बाधित कर सकता है। बस बहुत हो गया, चलो होटल में चलते हैं। याद रखना, जब तक मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए नहीं कहता, तब तक जल्दबाजी में काम मत करना। कुछ भूत परेशान करने वाले होते हैं, सावधान रहें कि वे तुम्हारी ताकत बर्बाद करने के लिए नकली खतरे स्थापित कर सकते हैं, जिससे भयंकर भूतों को पुनर्जीवित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझता हूँ, कपिल ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। रोहित ने सिर हिलाया और उसे होटल में ले गया। होटल की लॉबी विशाल थी, चकाचौंध भरी रोशनी के साथ भव्य और आकर्षक। यह विलासिता का प्रदर्शन करती थी और किसी भी भयानक चीज के कोई संकेत नहीं दिखाती थी, जो किसी भी अन्य सामान्य रूप से संचालित उच्च स्तरीय होटल जैसा दिखता था। लेकिन जहां तक रोहित को पता था, सुनीता के लापता होने के बाद होटल को मरम्मत के लिए सील कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, होटल के लिए सामान्य रूप से व्यवसाय करना असंभव होना चाहिए था, यहां तक कि बिजली की आपूर्ति भी चालू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब रोहित की नज़र सामने की रिसेप्शन डेस्क की ओर तेज हो गई। एक वर्दी में सजी, अपने बाल ऊपर किए हुए और एक आकर्षक आकृति वाली एक रिसेप्शनिस्ट वहां खड़ी थी, जो उनकी ओर एक पेशेवर मुस्कान चमका रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ नर्म और सुखद थी, जिससे व्यक्ति को आराम महसूस होता था। अगर यह ऐसी रिसेप्शनिस्ट वाला एक सामान्य होटल होता तो व्यवसाय निश्चित रूप से फल फूल रहा होता। लेकिन समस्या ये थी, ये जगह लंबे समय से सील थी और वहां बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, सागर, जो उससे पहले प्रवेश कर चुका था, पहले से ही कदम उठाने के लिए तैयार हो रहा था। वह किस तरह की भूतनी है, मुझे क्या परवाह है, मैं पहले उसकी जांच करूंगा। महिला रिसेप्शनिस्ट अभी भी अपनी पेशेवर मुस्कान पहने हुए थी, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। अनिकेत ने उसे रोक दिया, जल्दबाजी में काम मत करो। अगर दुश्मन नहीं चलता है तो हम भी नहीं चलते हैं। हांगकांग गांव की घटना से गुजरने के बाद उसने रोहित की तरह महसूस किया कि भले ही आपको पता हो कि एक सुरक्षित दिखने वाली अलौकिक स्थिति के बीच कुछ गड़बड़ी है, आप बस जो चाहें वह नहीं कर सकते। कौन जानता है कि क्या ये किसी नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है और स्थिति को तुरंत बदतर बना सकता है। सागर को एक लापरवाह कदम उठाने से रोका गया और इसके बजाय उसके सामने रिसेप्शनिस्ट पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सज्जनों,
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवर ढंग से मुस्कुराना जारी रखा, उसकी आवाज़ यांत्रिक लग रही थी। उसकी आवाज़ खाली लॉबी में गूंज उठी, जिससे एक अस्पष्ट ठंडक आ रही थी।